नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस कक्षा में सीईटी और स्टेट का मॉडल पेपर 6वां हल करेंगे। तो पहले पार्ट रहेगा हिंदी का और उसके बाद करेंगे हरियाणा जीके का विश्लेषण। तो आइए, पहले हिंदी का प्रश्न है हमारे सामने क्या कि विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। विशाल का पूछा इसने, सबसे उपयुक्त पूछा है। तो देखो, छोटा, छोटा तो किसका हो जाएगा, बड़ा का हो जाएगा। जो बड़ा होता तो यहाँ छोटा आता। क्षुद्र, क्षुद्र हो जाएगा इसका विशाल का, क्षुद्र होता है। अक्षुद्र का मतलब ही छोटा होता है, लेकिन जो पूछ रखा है उसी भाषा में उसका देना होता है। तो इसका हो जाएगा विशाल, विशाल का क्षुद्र। लघु, गुरु, लघु का क्या होगा, गुरु होगा। निम्न का होगा उच्च। तो मैंने तीनों और बता दिए हैं, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है। तो इसने वाक्य पूछा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। तो सरल वाक्य तो नहीं है इसमें, तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। कठिन वाक्य के ये भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य है नहीं, संयुक्त वाक्य में तो और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु से जोड़ा जाते हैं 2 वाक्य सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य हो जाएगा ये। कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो घृणा करता हूँ, घृणा करना, ये किस में आएगा, अपदन कारक में आ जाएगा। से के साथ नहीं जाना है, से कर्ण कारक में भी आता है और अपदन में भी आता है, लेकिन इसके नियम अलग होते हैं। तो कर्ण कारक, संबंध, अपादान, कर्म कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछ रहा है ये कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती हो उसे क्या कहा जाता है। तो एक कर्ता और एक क्रिया, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य और संयुक्त वाक्य। विधिवाचक वाक्य तो ये होगा नहीं, ये तो अर्थ के आधार पर आ गया। ये मिश्रित वाक्य भी नहीं है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। एक कर्ता और एक क्रिया, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय। तो सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। देखो, स्वर ध्वनि री, लरी, ए, आ, य, रे और कैक है। तो ए, आ ये हो जाएंगे स्वर ध्वनि में। इनके स्वर कौन से हैं, तो ए, आ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नीलांबर शब्द में समास कौन सा है। नीलांबर, तो नीलांबर 2 शब्द पदों से मिलकर बना है, नील और अंबर। ये आ की मात्रा ऐसे बनी है और ये विशेष्य विशेषण का बोध करवा रहा है। और विशेष्य विशेषण का बोध किसमें होता है, जहां क्रमधारीय समास हो, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, कर्मधारीय भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है। तो ये कर्मधारीय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारीय समास। ये बहुव्रीहि बन सकता है, लेकिन हम उसका विग्रह किस प्रकार से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि हम विग्रह करते हैं कि नीले हैं अंबर जिसके, अंबर का मतलब आकाश नहीं होता, अंबर का मतलब कपड़े भी होते हैं। नीले हैं कपड़े जिसके, अर्थात वह कोई व्यक्ति अर्थात विष्णु। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। और ये हो कि नीला है जो अंबर, तब हो जाएगा कर्मधारीय समास। तो मैंने दोनों में आपका डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। यदि इसमें पूछे कौन सा समास है तो कर्मधारय कर देना, और यदि विग्रह दोनों प्रकार से पूछ रखा हो तो कौन से प्रकार से जो मैंने बताया है कर रखा हो, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन चूज करना है।
नेक्स्ट देखो, आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। आपादान तत्पुरुष समास, तो रोग मुक्त, रस भरा, रोगग्रस्त और मदमाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग मुक्त, यानी कि रोग से वो मुक्त हो चुका है, अलग हो चुका है। मुक्त का मतलब आज़ाद, दूर, ठीक है ना। तो जहाँ अलग होने का बोध होगा, मुक्त होने का बोध होगा, वहाँ आपादान तत्पुरुष आपादान में हो जाएगा वहाँ पे रस भरा, रस से भरा, यहाँ तो जुड़ा हुआ है, रस से भरा कर्ण कारक हो जाएगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब पीड़ित, यानी कि वो रोग के साथ है अभी, तो इसमें भी कर्ण कारक है। मदमाता, मदमाता का मतलब क्या होता है? घमंड से, घमंड का मारा हुआ, घमंड से मतलब भरा हुआ या घमंड से अंधा। तो यहाँ भी क्या है? कर्ण कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तू, तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो तुम, तू और तुम्हारा ये आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं, हम, हमारा, यानी कि मैं और हम का जहाँ बोध होगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। वह, यह, वे, उसका, इसका जब बोध होगा तो वो आ जाएगा अन्य पुरुष में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष होगा। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य इसका उदाहरण है। आगे देखो, रानी बहुत बोलती है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। देखो तो क्या हो जाएगा इसमें? बहुत बोलती है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक और परिमाणबोधक विशेषण। तो बहुत और बोलती है, बोलती है क्या है? क्रिया है, और क्रिया से पहले उसकी विशेषता बता रखी है कि कैसा बोलती है, कितना बोलती है। तो बहुत बोलती है, तो उसकी विशेषता है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण कौन सी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का शब्द है? तो सूरज, हाथ, जगमग, औरत। सूरज, हाथ और जगमग ये तीनों ही हिंदी भाषा के हैं। औरत जो शब्द है, औरत, वो हो जाएगा विदेशी भाषा का, और ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा। किसका? अरबी भाषा का। नेक्स्ट देखो, पेट की आग के लिए एक शब्द है। पेट की आग के लिए कौन सा शब्द है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि और तृषाग्नि। दावाग्नि तो होता है वन में लगी हुई आग। क्या? वन में लगी हुई आग। बड़वाग्नि होता है समुद्र में लगी हुई आग। जठराग्नि हो जाएगा इसका पेट में, पेट की अग्नि, ठीक है ना। पेट की आग या पेट की अग्नि। पेट में अग्नि का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जो है ना आग जल रही है। जठराग्नि उसको बोलते हैं कि जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। तृषाग्नि ये होती है कोई किसी चीज़ को प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा, वो तृषाग्नि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? कमज़ोर होना, मजबूर होना, बेसहारा और सहारा होना। अंधे की लकड़ी, तो ये सहारा होना हो जाएगा। सहारा होना, एकमात्र सहारा। ये तो लगभग 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो मुहावरा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की मैंने एक बढ़िया ट्रिक बता रखी है, बार बार बताता हूँ। बाजरा, सीसा, आटा, वेदना, ठीक है ना। बाजरा पुल्लिंग है, सीसा पुल्लिंग है, आटा पुल्लिंग है। कैसे पता चला कि बाजरा? अब की बार बाजरा बहुत जो बाजरा ऐसे कर दो कि बाजरा अत्यधिक पौष्टिक होता है। ऐसी थोड़ी बोलेंगे कि बाजरा पौष्टिक होती है, ठीक है ना। तो होता है तो पुल्लिंग है। सीसा, सीसा
शीशा किसी चोट से टूट जाता है, टूट जाता है, ऐसे थोड़ी ना कि शीशा किसी चोट से टूट जाती है। तो क्या है, इस तरह पुल्लिंग है। आटा, आटा भी आजकल बहुत महंगा होता जा रहा है, तो ये भी पुल्लिंग है। वेदना, उसकी वेदना, वेदना होती है पीड़ा, उसकी वेदना और बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है ये, तो ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? बिन, चो, बे, उन। तो जैसे उर्दू का हो जाएगा बे, बेबाक, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सचरित्र में कौन सी संधि है? सचरित्र, तो व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो सचरित्र में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? इसका संधि विच्छेद बन जाएगा शत प्लस चरित्र। अब ये च कहाँ से आ गया? दूसरा ये च कहाँ से आ गया? ये वाला। तो ये नियम है एक कि यदि तय के बाद यदि च है, तय के बाद च है, तो उस तय का भी क्या हो जाएगा? आधा च हो जाएगा, आधा च, क्योंकि ये तय भी आधा था, तो ये क्या हो जाएगा? सचरित्र बन गया। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनेकार्थी शब्द पतंग का यह अर्थ नहीं है। तो पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है? देखो भाई, सूर्य, सलभ, नौका, पत्ता। तो सूर्य भी पतंग होता है, अनेकार्थी में आता है। शलभ नहीं होता, शलभ तो जैसे भंवरा होता है, भंवरे को कह सकते हैं शलभ, ठीक है ना। तो शलभ नहीं होता, नौका भी होता है, पत्ता भी होता है पतंग का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो अभी बताया था मैंने कि वाक्य के कौन से दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, ठीक है ना। इसके बगैर वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उद्देश्य कौन सा होता है? उद्देश्य बोले तो कर्ता और विधेय बोले तो क्रिया। तो इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो राम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, राम, राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? यानी कि प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और साथ में प्रत्यय भी है। सम्मानित, सालाना, मरणहार, आगमन। तो सम्मानित किससे बना? सम, सम, देखो कैसे बना है ये, सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द हो गया, और इत इसमें लग गया प्रत्यय, इत इसमें प्रत्यय लग गया, सम्मानित। तो मेरे ख्याल से यही है, सम, सम, ये वाला अदंत वाला, मान और इत प्रत्यय। बाकी आगे देखते हैं। सालाना, ये तो अपने आप में मूल शब्द है। मरण हार, हार इसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। आगमन, आ इसमें क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। तो लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है, एक वाक्यांश होता है, अनुभूत सत्य छिपा होता है, लोक प्रसिद्ध उक्ति होती है। तो डी भी सही है, अनुभूत सत्य, हाँ बिल्कुल छिपा होता है इसमें, वाक्यांश नहीं होता, स्वतंत्र वाक्य होता है, स्वतंत्र वाक्य भी होता है, एक वाक्यांश नहीं होता, यानी कि सिंपल जो वाक्यांश है वो नहीं होती। तो यही विशेषता हो जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहे हैं हमसे ये, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक और सकर्मक का बहुत बार जिक्र हुआ है। वह आए तो मैं जाऊं, तोता वृक्ष पर बैठा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी, तुम वहां अवश्य गए होंगे। वह आए तो मैं जाऊं, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, अकर्मक है। तोता वृक्ष पर बैठा है, तो तोता कर्ता हो गया, वृक्ष पर ये अधिकरण कारक हो गया, बैठा है क्रिया हो गई, इसमें भी कोई भी कर्म नहीं है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्म है, गीता कर्ता हो गई, पुस्तक कर्म हो गई, और पढ़ी क्रिया हो गई। तो ये सकर्मक क्रिया है। तुम वहाँ उससे गए होंगे,
तुम वहाँ अवश्य, इसमें भी कोई विक्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, मोहन सो रहा है क्या, ईश्वर के अनेक नाम हैं, मोहन से गीत गाया जाता है। तो पदक्रम सही नहीं है क्या? इसमें मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ सही है, मोहन सो रहा है क्या, मुझे तो ये गलत लग रहा है इसमें। तो क्योंकि क्या पहले आना चाहिए था, क्या मोहन सो रहा है, ऐसे आना चाहिए था। बाकी और इसमें ईश्वर के अनेक नाम, ये भी सही है, मोहन से गीत गाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। वैसे आता तो ये भी है, मोहन सो रहा है क्या, ये भी सही है, लेकिन इसमें और तीनों में से कौन सा भी सही नहीं है, तो यही आ जाएगा, क्योंकि क्या इसमें पहले आएगा, क्या मोहन सो रहा है। संयुक्त व्यंजन ग इसके योग से बना है, किसके योग से बना है भाई? देखो, ग प्लस ये प्लस ग, ज प्लस ये प्लस ज, तो ज प्लस ये से बना है। ये किससे बना है? ज प्लस ये। इसका सभी संयुक्त व्यंजन है उनका बहुत बार मैंने वर्णन बताया है, जो स्टेट के PYQ करवा रखे हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे उसमें। तो और ये ग नहीं होता, ये होता है ज। क्या होता है? सही बोलेंगे तो इसको ज बोलेंगे, क्योंकि ज और ये के मिश्रण से बना हुआ है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित छोटी मात्रा गलत है, अनुग्रहित इसको न को ये भी गलत है, अनुग्रहित ये भी गलत है, अनुग्रहित ये भी, ये सही है, अनुग्रहित, ठीक है ना। ये नहीं भाई, इसमें से तो कौन सा भी ठीक नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि वो अनुग्रहित गए के नीचे रहे और ही बड़ी आती है, इसमें ही बड़ी आती, तो ये कौन सा भी सही नहीं है। इसको न को छोटी की मात्रा और ग्रह और ही बड़ी और तय, अनुग्रहित, तो ये कर लेना, इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं ठीक नहीं है, मिसप्रिंट हो रहा है। तद्भव शब्द चुनिए, तद्भव शब्द, तो देखो, कमरा, अनार, जल और दूध, तो इसमें तद्भव क्या है? कमरा भी कमरा तत्सम है, अनार भी तत्सम है, जल भी तत्सम है, दूध हो जाएगा तद्भव, और इसका दूध का तत्सम हो जाएगा दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध। द को छोटी की मात्रा दग और ध, दुग्ध। आगे देखो भाई, दोषारोपण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? दोषारोपण करना, कान भरना, अंगुली पर नचाना, अंगुली उठाना, इधर उधर की लगाना। तो कान भरना चुगली करना हो गया, अंगुली पर नचाना अत्यधिक तंग करना हो गया, उंगली उठाना ये हो जाएगा दोषारोपण करना, इधर उधर के लगाना चिकनी चुपड़ी लगाना, इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पूछा इसने, जलद, पंकल, अंबुज और जलज। जलद, जलद नहीं है भाई, जलद तो बादल का है, जल प्लस द, पानी को पानी और द का मतलब देने वाला। पंकल, ये पंकल नहीं है, ये पंकज है, पंकज। पंक प्लस जय, पंक का मतलब कीचड़ और जय मतलब पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला यानी कि कौन? कमल होता है। अम्बुज ये भी कमल, उसका कमल का ही है। जलज ये भी कमल का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, जलद, ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्या है? संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? तो संकेतवाचक ये अर्थ के आधार पर आ गया 8 प्रकार के वाक्य। वे टहलने जा रहे हैं, वह अब तक खा चुका होगा, शायद आज पिताजी आए, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संकेतवाचक में क्या होता है? एक वाक्य जो है दूसरी शर्त पे आधारित होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इस प्रकार के वाक्य। तो ये भी ऐसा ही है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण होते, ठीक है। तो ये तो थे हिंदी का पार्ट। अब थोड़े से प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। तो देखो, वीडियो लंबी तो हो जाएगी। आगे देखो, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो। आपका कौन सा रुपया पैसा लग रहा है बताओ इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। हरियाणा के पूर्व में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो पूर्व में उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो स्थित है। इसका विश्लेषण देख लो। हरियाणा की सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। आगे देखो, महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है। बहुधान्यक, पटना, हरियाणा और कुरुक्षेत्र। तो ये बहुधान्यक नाम से जो है जाना जाता है। ये प्रश्न पहले भी आया था एक बार। बहुधान्यक, बहुधान्यक क्या है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। कुरुक्षेत्र को हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और पटना, उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में पटना शहर में प्रसिद्ध हुआ। हरियाणा या हरिनाऊ मुख्यतः पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का नाम है। तो ये इसका विश्लेषण था। आगे देखो क्या है। एस्बेस्टस जिले खालिस्तान जिले में पाया जाता है। तो एस्बेस्टस हिसार, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़। तो ये महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। खनिज की दृष्टि से महेंद्रगढ़ ही जो है काफ़ी मतलब फेमस है। देखो अब, एस्बेस्टस हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का शहर कहा जाता है। खनिजों का शहर। करनाल व हिसार में सोरा पाया जाता है, ये भी कोई खनिज है। गुरुग्राम में चीनी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? चीनी मिट्टी गुरुग्राम में। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो लाख की चूड़ियों के लिए कुरुक्षेत्र, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो लाख की चूड़ियों के लिए भी कौन सा प्रसिद्ध है? जिला महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए यह प्रसिद्ध है। अंबाला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विज्ञान से संबंधित जो भी उपकरण हैं, लैब के, साइंस लैब का जो सामान है वो लगभग वहाँ मिलता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र करनाल कैथल बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। और देखो भाई थोड़े से, कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा। शंकराचार्य, माधवाचार्य, संजय, वल्लभाचार्य। तो ये संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने। कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कौरवों व पांडवों के बीच हुआ था, जिसका वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। यह युद्ध 18 दिन तक चला था, तथा इसमें 18 अध्याय थे। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है। देखो भाई, फिर रिपीट हो गया प्रश्न ये। रोहतक, मणिपुर, पानीपत, गुरुग्राम। तो दरी बनाने का केंद्र जो है पानीपत में है। दरी और कंबल वहाँ फेमस है। हरियाणा में पानीपत में दरी बनाने का केंद्र है। रोहतक, रोहतक में स्थित सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। गुरुग्राम हरियाणा का पहला खाद्य बंक गुरुग्राम में स्थित है। मणिपुर विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता भारत का मणिपुर राज्य है। ये और एक्स्ट्रा आपको यहाँ से सीखने को मिल रहे हैं। 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता तो कहाँ मिली है? रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंगिरस। तो ये हिसार में मिली है। हिसार राखी गढ़ी हिसार में 5000 साल पहले पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुरुक्षेत्र में क्या है? कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला स्थित है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में मिर्जापुर के निकट यह किला है। रांची यह झारखंड राज्य की राजधानी है। एक प्रश्न और देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? तो ये काफ़ी फेमस प्रश्न है ये। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बारे में क्या है देखो थोड़ा सा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न, ये थी क्लास आज की।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास, आपके लिए ये क्लास जो है आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार सिद्ध हो रही होगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।